हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के शानदार सेशन में। मैं विनोद सर कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर चैप्टर, और चैप्टर का नाम लिखा हुआ चैप्टर 12 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको सफलता दिलाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर के लिए 10% लॉ लगता है, लेकिन ये पूछा था 10% लॉ आखिर कहां से अप्लाई होता है। तो फूड चेन हुआ करती है, उसमें 10% लॉ प्रोड्यूसर से अप्लाई होता है। प्रोड्यूसर से फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, वहीं से ये लॉ को हम अप्लाई करते हैं। 10% लॉ आखिर किसने दिया है, तो मैं आपको साइंटिस्ट बता देता हूं। 10% लॉ लिंडमान साइंटिस्ट ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग ए ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन
शॉर्ट में BGA लिखते हैं, और इनका एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ये प्रोड्यूसर्स है। अब लिविंग्स में दूसरे कौन आते हैं, वो आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वे हुआ करते हैं जो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर्स हुआ करते हैं, उनमें हमने एक कैटेगरी बनाई है, एक है हर्बीवोर्स, दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। तो देखो हर्बीवोर्स यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सॉरी, हर्बीवोर्स यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी है। नोट कर लें इसको, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। जब क्वेश्चन है हल्के से घुमाकर आते हैं तो ये ऐसे पूछे जाते हैं कि हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है, साथ में सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स हुआ करते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वहीं से एनर्जी स्टार्ट हुआ करती है। तो फूड चेन में एनर्जी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई। अब प्रोड्यूसर किसके लिए खाना होते हैं, वो हर्बीवोर्स के लिए। हर्बीवोर्स किसके लिए खाना होते हैं, वो कार्निवोर्स के लिए। इसका मतलब पहले लेवल पर प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स किसको कहेंगे, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स के नाम देखिए आप, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, साथ में सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स है। हर्बीवोर्स वो हुआ करते हैं जो प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट को खाया करते हैं, जैसे ग्रास खा रहे हैं, लीव्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, कुछ भी खा रहे हो इनमें से, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, सीप, हॉर्स, डियर, कैमल है ना, ये सब क्या होते हैं, रियलिटी में देखा जाए तो हर्बीवोर्स हुआ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हर्बीवोर्स के बाद में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स में, तो वो है कार्निवोर्स। इनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या खाते हैं, ये रियलिटी में दूसरे एनिमल्स को फूड तरह यूज करते हैं, और रियलिटी में खाते क्या है, मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो उनको खाते हैं। अब कार्निवोर्स हुआ करते हैं, लॉयन है, टाइगर है ना, वल्चर है, लेजार्ड है, वॉल्फ है, स्नेक, ये सब होते हैं। ओमनिवोर्स, ये ओमनिवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपने फूड की तरह यूज कर सकते हैं, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन है, डॉग है, क्रो है, स्पैरो है, बियर है, आंट है, ये सब ओमनिवोर्स होते हैं। इसी के अंदर जो आते हैं नेक्स्ट वो होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं ऐसे माइक्रोब्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर उससे एनर्जी लेते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट के बाद में, वो होते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे टेम्परेचर आता है, सनलाइट आती है, वाटर है, विंड है, सॉइल है, कुछ केमिकल न्यूट्रिएंट आते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर देखा जाए तो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन से हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये क्लाइमेटिक होते हैं। एडेफिक फैक्टर का रिलेशन सॉइल से होता है। एडेफिक फैक्टर्स होते हैं सॉइल एंड देयर प्रॉपर्टी, जैसे पीएच वैल्यू क्या है, एयर सर्कुलेशन कैसा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है। तीसरे आते हैं इसके अंदर वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे CO2 गैस, वाटर और मिनरल्स। फोर्थ नंबर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे लिटर है, डेट्रिटस है, ह्यूमन प्रोटीन्स हुआ करती है ना, ह्यूमस और प्रोटीन्स हुआ करती है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनऑर्गेनिक के अंदर कौन से हैं, ऑर्गेनिक के अंदर कौन से हैं। तो आप देखेंगे इनऑर्गेनिक में देखा जाए या एबायोटिक कंपोनेंट्स में देखा जाए तो क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल। और यदि बायोटिक कंपोनेंट्स में देखा जाए तो बायोटिक में आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स होते हैं। उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के बाद में हमारे पास में डिकम्पोजर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम बात करेंगे, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में 3 होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, और तीसरा कंज्यूमर्स के बाद में आता है वो डिकम्पोजर्स, ये 4th नंबर वाले है ना। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम कैटेगरी देखें तो क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2026 का सबसे बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। लिखा हुआ है कि एनर्जी पिरामिड बताइए, नंबर पिरामिड बताइए, बायोमास पिरामिड बताइए,
इकोलॉजिकल पिरामिड आखिर क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। वो कह रहे हैं कि अलग अलग इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे एनर्जी के बेस पर, नंबर के बेस पर या फिर बायोमास के बेस पर, जब हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और साथ में कंज्यूमर्स के अंदर जो कैटेगरी है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, इनको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही रियलिटी में इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड रियलिटी में देखा जाए तो आखिर क्या रखते हैं? ये बेस पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस। प्रोड्यूसर्स बेस पर हुआ करते हैं और कंज्यूमर्स हुआ करते हैं वो अपेक्स पर होते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पिरामिड्स है वो कितने टाइप के? 3 टाइप के पिरामिड है। पहला पिरामिड हम पढ़ रहे हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। नंबर के बेस पर, जनसंख्या या फिर काउंटिंग के बेस पर देखा जाए तो आखिर पिरामिड कैसा होगा? तो हर किसी फूड चेन के अंदर जब भी हम इकोसिस्टम बात करते हैं तो ये नंबर पिरामिड अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, यानी इरेक्ट भी, सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रीनलैंड इकोसिस्टम हुआ करता है, उसमें ये पिरामिड अपराइट यानी सीधा होता है, लेकिन जहां पैरासाइटिक फूड चेन होती है उसके अंदर ये पिरामिड इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। तो देखिए इस नंबर पिरामिड के अंदर हम आखिर क्या बात करें? नंबर पिरामिड यहाँ पर इन्वर्टेड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर जो दिया गया पिरामिड है वो पिरामिड आपको इरेक्ट पिरामिड दिख रहा है। यहाँ पर प्लांट्स हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर है ना। प्लांट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, माइस की कम है, स्नेक की कम है, ईगल की कम है, तो ये इरेक्ट पिरामिड बन गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्वर्टेड जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड बायोमास रियलिटी में क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द ईच ट्रॉफिक लेवल इन द गिवन इकोसिस्टम। दिए गए इकोसिस्टम में हर किसी ट्रॉफिक लेवल पर आखिर टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है, उसी मटेरियल के बेस पर ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, साथ साथ में इरेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये पिरामिड जो आपको दिख रहा है ये रियलिटी में पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड है, जो इन्वर्टेड पिरामिड है, जो बायोमास के बेस पर है। बायोमास सबसे ज्यादा देखा जाए ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट वो लार्ज फिशेज में होता है, फिर स्मॉल फिश में है, फिर जू प्लैंकटन में, फिर फाइटोप्लैंकटन में। इसका अंदर नीचे से देखें, फाइटोप्लैंकटन के अंदर बायोमास कम है इसलिए छोटा है, इसमें ज्यादा है जू प्लैंकटन में इसलिए बड़ा है, स्मॉल फिश में ज्यादा है और बड़ा है, लार्ज फिश में और ज्यादा है तो और बड़ा है। इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ये इरेक्ट पिरामिड होता है। यहाँ देखिए आप एनर्जी पिरामिड की बात करें, देखिए एनर्जी पिरामिड की हम बात करें तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 10% लॉ, पूरा 10% लॉ इसके अंदर लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर 10% लॉ जो आप लिखेंगे तो इसमें देखिए प्रोड्यूसर पर एनर्जी ज्यादा, फिर कम होगी, फिर कम होगी और सबसे कम टर्सरी कंज्यूमर पर पहुंचेगी। इसीलिए पूरा का पूरा एनर्जी पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, कोई सा भी इकोसिस्टम हो, उसके अंदर एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज हमेशा देखा जाए तो इरेक्ट आता है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा, जिन्हें आप प्रोड्यूसर कहते हैं, जिन्हें आप ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से टोटल कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, बनाया जा रहा है, उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कितना टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड, दिए गए टाइम पीरियड और यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट सरफेस एरिया, जैसे लीफ का यूनिट सरफेस एरिया होता है, उसमें दिए गए टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस से कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम पर ग्राम के साथ, वेट के साथ ले सकते हैं, एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ले सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है, यदि ईयर में देखा जाए तो कितना टोटल बना है पर ईयर के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी यूनिट हुआ करती है। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर और
कुछ न्यूट्रेंट वाले फैक्टर। एनवायरमेंट में कैसे, जैसे लाइट में क्वालिटी देखिए, इंटेंसिटी देखिए, टेम्परेचर में देखो तो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए, सॉइल में देखें तो टाइप ऑफ सॉइल कौन से टाइप की है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है। अब हम न्यूट्रिएंट की बात करें, CO2 गैस है, वाटर है, मिनरल्स है, ये भी होते हैं। प्लांट स्पीसीज है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ प्लांट स्पीसीज में फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उनमें रेट ज्यादा हुआ करती है। तो ये कुछ फैक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिकम्पोजिशन। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि उनका मन किया तो इसको 4 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने आपको सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन बताए हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा होगी। चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल, स्मॉल और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बाय माइक्रोब्स के द्वारा। उसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। और माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं उन्हीं को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। चलिए डिकम्पोजर्स में कुछ डिकम्पोजिशन के दौरान कुछ जो प्रोसेस चला करती है, उन प्रोसेस का नाम क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब आपसे पूछा है डिकम्पोजिशन कैसी प्रोसेस है, आपका सीधा आंसर कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर प्रोसेस जो हुआ करती है उसमें स्टेप्स देखिए, ये स्टेप्स है, लाइन टू लाइन है, जैसे लिखा हुआ है। पहला स्टेप है, पहले स्टेप में फ्रेगमेंटेशन ही लिखेंगे, याद रखिए डिकम्पोजिशन का पहला स्टेप। दूसरा ये सीक्वेंस है, तो डिकम्पोजिशन के स्टेप्स उनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते। फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड स्टेप देखिए लीचिंग, थर्ड स्टेप देखिए कैटाबॉलिज्म, फोर्थ स्टेप देखिए ह्यूमिफिकेशन, और सबसे लास्ट मिनरलाइजेशन। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। मैनी डेट्रिटिवोर्स लाइक एज अर्थवर्म, सड़े हुए मटेरियल है ना, उसको ये क्या करते हैं, अर्थवर्म ये फीड करते हैं, डेट्रिटस को खाते हैं। खाने कैसे खाते हैं, वो डेट्रिटस मटेरियल जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको अंदर ले जाते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं, और जो लार्ज फ्रेगमेंट थे, लार्ज, उनको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा कर देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इसीलिए एंजाइमेटिक एक्शन बड़ी आसानी से होती है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस, कुछ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, सम वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद में कुछ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलते हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, वो धीमे धीमे अपर लेयर से, सॉइल की अपर लेयर से धीमे धीमे नीचे वाली लोअर लेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। थर्ड हुआ करता है कैटाबॉलिज्म। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बैक्टीरिया और फंगस के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वो रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर बनता है ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन की प्रोसेस का नाम क्या है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या है, डार्क कलर्ड अमॉर्फस पार्शियली कैटाबोलाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ह्यूमस के अंदर टोटली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि रियलिटी में पार्शियली डिकम्पोजिशन से बने हुए हैं। इट्स डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, इनका डिकम्पोजिशन बहुत धीमा होता है। सो इट इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट है। रिजर्वोयर, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सॉइल की टेक्सचर को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ह्यूमस, सॉइल की टेक्सचर को भी बढ़ा देता है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होता है मिनरलाइजेशन। ह्यूमस के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वो रिलीज हो जाते हैं ह्यूमस से उसकी सॉइल की नीचे वाली लेयर के अंदर, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोजिशन चलता है। डिकम्पोजिशन में पहला स्टेप हमने पढ़ा था, वो स्टेप था फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, और सबसे लास्ट है वो है मिनरलाइजेशन। अब डिकम्पोजिशन के बाद में एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि 2023 के बाद रिपीट नहीं हो पाया है, और 2023 के बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस साल आने की पॉसिबिलिटी है, और ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये।
यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्सप्लेन द इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड के इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तालाब हुआ करता है पॉन्ड, रिप्रेजेंट्स ए वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक्वाटिक फ्रेश वाटर, इस तालाब के अंदर फ्रेश वाटर हुआ करता है, इसका मतलब इसके अंदर हार्ड वाटर नहीं है। पॉन्ड है, रियलिटी में देखा जाए तो सैलो वाटर बॉडी है, इसका अंदर पानी का एक ऐसा रिजर्वॉयर है जिसके नीचे बॉटम हुआ करता है, उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जमा होते जाते हैं, बॉटम ऊपर की तरफ उठता जाता है, इसलिए उसको सैलो वाटर बॉडी कहते हैं। एग्जिबिट्स ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के सारे फंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर आप देखें प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, एनर्जी फ्लो भी है, डिकम्पोजिशन भी है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी है, सब के सब इसके अंदर प्रेजेंट है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स की, और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ में हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की। तो देखो हर किसी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग्स, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो देखो क्या है, वाटर है जिसमें गैसें डिजोल्व हुआ करती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वही रियलिटी में एबायोटिक कंपोनेंट है। क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे सनलाइट है, विंड है ना, ये होता है एबायोटिक फैक्टर। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर प्रोड्यूसर होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं, और कंज्यूमर्स हुआ करते हैं, उसमें जू प्लैंक्टन्स आते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। फिर डिकम्पोजर्स होते हैं, इसके अंदर डिकम्पोजर मेनली बैक्टीरिया फंगस हुआ करते हैं। इस तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंस बताना है आपको ग्रेजिंग फूड चेन। बहुत बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो लिखा हुआ है, ये फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, जैसे ग्रीन प्लांट से। ये फूड चेन स्टार्ट होती है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से। यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन है, यहां पर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिलती है। इट ग्रोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बिवोर्स, ये प्रोड्यूसर से हर्बिवोर्स और हर्बिवोर्स से कार्निवोर्स तक चलती है। ये डेट्रिटस से डेट्रिटिवोर्स और डेट्रिटिवोर्स से प्रीडेटर्स तक चलती है। यहां पर आप देखेंगे मेनली लार्ज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें लार्ज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के इन्वॉल्व होते हैं। हीट कम रिलीज होती है, इसमें मोर हीट रिलीज होती है। यहां पर आप देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश, ये ग्रेजिंग फूड चेन को इंडिकेट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो माइक्रोब्स, फॉलन लीव्स विद माइक्रोब्स लिखा हुआ है, माइक्रोब द्वारा पर डिकम्पोज किया जाएगा, फिर अर्थवर्म के लिए जाएगा, स्मॉल बर्ड, फिर उसके बाद हॉक। तो इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन होती है, उसके अंदर हमने डिफरेंस पढ़े। नेक्स्ट है फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस। तो देखो फूड चेन और फूड वेब के अंदर देखा जाए तो एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनका एक लीनियर सीक्वेंस दैट शो, ये बताता है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर फूड एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। फूड वेब का मतलब होता है अल्टरनेटिव रूट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर ढेर सारी फूड चेन जब कनेक्ट हो जाती है तब उसको फूड वेब कहते हैं। ये सिंपल नेचर वाले होते हैं, मोर वनरेबल होती है, रिमूवल ऑफ ए लिंक और डेस्ट्रॉय फूड चेन। ये कह रहे हैं कि यदि इनके बीच में लिंक खत्म हो जाए पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स हुआ करती है, मोर स्टेबल हुआ करती है। यदि कि यहाँ पर लिंक कहीं डिस्टर्ब हो जाए, लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ए लिंक विल नॉट ए वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन फूड वेब, फूड वेब पर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके पास में अल्टरनेट जुगाड़ हुआ करती है। इट गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के बारे में डिटेल होती है। एनर्जी कैलकुलेशन बड़ा आसान है, एनर्जी कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ढेर सारी नेटवर्क हुआ करता है। ये तो नेटवर्क है, फूड चेन का नेटवर्क है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। यहाँ पर देखें वन ऑर्गेनिज्म शो वन ट्रॉफिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफिक लेवल को शो करता है, लेकिन इसमें वन ऑर्गेनिज्म में शो मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक ट्रॉफिक